नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज बात पुंछ हमले में शामिल आतंकियों के लोकल कनेक्शन के बाद सवालात उठ रहे हैं और ये सवाल उठाए जा रहे हैं पीडीपी अध्यक्ष की तरफ से, महबूबा मुफ्ती की तरफ से। यानी कहा यह जा सकता है कि उन्होंने जो सवाल उठाए उसके बाद बयानबाजी का अंबार सा लग गया है, सियासत शुरू हो चुकी है। आपको बताएं कि जहां एक तरफ सुरक्षा बलों के एक्शन पर लगातार कार्रवाई जारी है तो दूसरी तरफ एक्शन पर रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है, यानी सियासत शुरू हो चुकी है। पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने आतंकी हमले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जहां सेना की भारी नफरी हो वहां आखिर हमला कैसे हुआ। साथ ही महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सुरक्षा बलों का कामकाज जांच करना है, लेकिन पुंछ में लोगों को सेना परेशान कर रही है। G20 से पहले नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में हालात ग्वांतानामो जैसे हैं, वो ग्वांतानामो जहां पर ग्वांतानामो बे नामक दुनिया की सबसे महंगी जेल है, जहां देश और दुनिया के खूंखार आतंकवादियों को रखा जाता है। बहरहाल महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद सियासी घमासान जारी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कई खास मेहमानों से। अगर आपने उन पे केस चलाना तो केस चलाइए, गवाह को पेश कर लीजिए। वो भी नहीं करते हैं, कोई उनका नामो निशानी, कोई नाम ही नहीं लेता। उनके घर वाले बेचारे गरीब हैं, वो वकील क्या लड़ेंगे, वो तो वहां जा भी नहीं सकते हैं। सच्चाई बाहर निकल के आ रही है तो इसका मतलब वो टॉर्चर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके भी गिरबान के अंदर उनको झांकने की जरूरत है कि वो किसके साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ हैं। हम लोग यही समझेंगे कि नाजायज किसी को तंग नहीं करना चाहिए, किसी को नुकसान भी नहीं होना चाहिए। गुनाहगार जो है अगर उसमें कोई इन्वॉल्व है तो उसको फांसी पे चढ़ाओ, क्योंकि हम तो उसकी कोई सपोर्ट नहीं कर सकते, न करेंगे। लेकिन अगर बेगुनाह को थप्पड़ भी मारेंगे तो इंसान को दुख होता है और उसमें मिलिटेंसी में कमी नहीं हुई है। तो हमले का लोकल कनेक्शन नजर आया और इस हवाले से हमने कल देखा कि डीजीपी की तरफ से इस हवाले से बातचीत साझा की गई कि किस तरह से जगह जगह पर आतंकी कनेक्शन पर एक्शन जारी है, लोगों से पूछताछ की जा रही, कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। तो वहीं आज आपको बता दें कि पुलिस रिमांड पर भी 6 दिनों के लिए जो गिरफ्तार आतंकी के मददगार हैं उन्हें भेजा गया है। इस बीच सियासत शुरू हो चुकी है। महबूबा मुफ्ती ने लोकल कनेक्शन के हवाले से कहा है कि सेना इस वक्त पुंछ में लोगों को परेशान कर रही है, जिसके बाद सवालिया निशान खड़े हो जा रहे हैं कि क्या एक सियासी लीडर की तरफ, सियासी नेता होने के नाते अगर आतंकी हमले के बाद सेना का एक्शन चल रहा है तो उस पर इस तरह का रिएक्शन देना वाजिब है, या फिर अगर इस तरह के रिएक्शन जो दिए जा रहे हैं उस के हवाले से क्या कुछ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। इसी सवाल के साथ चलिए मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, एमपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एनसी के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका इस्तकबाल, वेलकम इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि एनसी की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि एनसी के लीडर की तरफ से कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती ने जो सवाल खड़े किए हैं वो कहीं न कहीं एक हद तक सही है, क्योंकि अगर अकेले काफिले के साथ गाड़ी निकलती, कभी अकेले गाड़ी निकलती नहीं है, तो आखिर ये कैसे हुआ। और इसी के साथ एक और खास मेहमान हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, ब्रिगेडियर धीमान साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। उनसे हम उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, अभिजीत जसरूटिया साहब, स्पोक्स पर्सन हैं। आपका भी स्वागत करते हैं इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया उसके बाद हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार उस पर प्रतिक्रिया दी जा रही है। प्रिया सिठी, जो कि बीजेपी की बड़ी नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि महबूबा मुफ्ती को यह तय करना चाहिए कि वो हिंदुस्तानी है या फिर पाकिस्तानी है। हसनैन मसूदी साहब, महबूबा मुफ्ती जी का बयान, हालांकि पीडीपी के प्रवक्ता का इंतजार है, उन्हें भी हमने मधु किया है, सबसे पहले उन्हीं से सवाल लेना था, चूंकि अभी वो हमारे बीच है नहीं। तो चूंकि महबूबा मुफ्ती के बयान का किसी हद तक समर्थन एनसी करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि फौज का एक्शन पुंछ और उसके आसपास के इलाकों में जारी है। इस बीच अगर इस तरह के बयानात कोई सियासी लीडर देता है और बयान में ये कहता है कि G20 के पहले नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये है कि सेना का काम जांच करना है, लोगों को परेशान करना नहीं है, सेना पुंछ में लोगों को
परेशान कर रही है। तो ये बयान किस तरह से आप इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, इस बयान को? देखिए सराजी, जहां तक पुंछ वाकये का ताल्लुक है तो हमारे जो सदर हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और नायब सदर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, तो पहले दिन ही उन्होंने गहरे सदमे का इजहार किया और लवाहकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। लेकिन साथ साथ ही जब ये खबरें आने लगी कि जो वहां की मुकामी आबादी है वो किसी हद तक हरासा है, तो डॉक्टर साहब ने ये तजवीज की कि इसको तफ्तीश की जाए वाकई की क्यों हुआ और इसके क्या पस मंजर है, लेकिन इसको एक जरिया न बनाया जाए, उसको एक जवाब न पैदा किया जाए इससे कि जो आम आबादी है वो हरासा हो। तो मुझे लगता है कि जहां तक ये जो कंसर्न है, इस कंसर्न का इजहार करना है तो किसी भी सूरत में वो नामुनासिब नहीं है, बल्कि ये तो इस जो तफ्तीश है उस तफ्तीश के हक में है कि तफ्तीश हो, तहकीकात हो, लेकिन आम लोगों को हरासा न किया जाए। हमें ये याद रखना चाहिए कि जो सरहदी इलाके हैं यहाँ के लोग पहले ही परेशान है। आप जानती हैं कि LOC पर जो क्रॉस फायरिंग होती थी उसके बाद ये कहीं राहत हुई है। अब जब से ये आपस में माहिदा हुआ है जंगबंदी का, तो ये बड़े परेशान और बड़े हरासा है पहले से ही। और इस वाक़े को एक वजह बनाना या इसके उसको एक जवाब पैदा करना कि उनको हरासा किया जाए, वो सही नहीं है। अब देखिए, जो अभी आप कभी ये कहीं से ये बात होती है कि इस पर सियासत न की जाए। अब जिस शख्स की मौत हुई है, मुख्तार अहमद शाह शायद उनका नाम है जी, तो कैसे मौत हुई, क्यों, और वो उसकी कौन बात करेगा फिर? अगर सियासतदान उसकी जो वो उनका इंतकाल हुआ, वो मौत हुई है, उसके क्या असबाब हैं, किस पस मंजर में, किस माहौल में, किन हालात में हुई, तो वो तो बात करेगा। तो बात करिए तो जायज है, इस पर कोई मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति होनी चाहिए। अब देखिए, कहीं पर कोई बच्चे यतीम हो गए हैं, कहीं पर कोई हमारी बहन, हमारी बेटी कोई बेवा हो गई है, किसी बुजुर्ग का सहारा छिन गया है, तो कैसे हुआ? या बाकी जो लोग इस वक्त हैं जिनसे पूछताछ की जा रही, पूछगिछ की जा रही है, तो उनको ये एक वसीला नहीं होना चाहिए, जवाब नहीं होना चाहिए टॉर्चर का। उनको इसको एक अताब का जरिया नहीं बनाना चाहिए सारी आबादी के लिए, सारी बस्ती के लिए। और ये किसी के खिलाफ नहीं, जब ये बात कही जा रही है कि नहीं, इसको अगर आप तहकीकात कर रहे हैं तो इस तहकीकात के इसके वसीले या इसको जरिया एक जवाब न बनाया जाए आम आबादी को हरासा करने का, तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता कोई सियासत है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, आपको आपकी पार्टी को भी जानकारी मिल पा रही होगी कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है। आपने कहा कि असबाब नहीं बनाना चाहिए, जरिया हरासा करने का नहीं बनाना चाहिए। फौज अपना काम कर रही है, आखिर फौज की तरफ से क्या ऐसा किया जा रहा है? आप जिस तरफ इशारे कर रहे हैं कि फौज लोगों को परेशान कर रही है, जैसा कि महबूबा मुफ्ती ने कहा, अगर लोकल के इस आतंकी हमले में शामिल होने की बात सामने आई है तो फौज कैसे तलाशी अभियान चलाएगी, कैसे सर्च ऑपरेशन चलाएगी? ये भी तो सवाल खड़ा होता है ना। तक तहकीकात है, तहकीकात कौन कह सकता है तहकीकात ना कीजिए? लेकिन एक मौत तो हो गई ना, कोई शख्स से अपनी जान से हाथ धो बैठा, किन हालात में हुई, तो ये कुछ इंदिया देता है ना, ये कुछ एक मामला, एक सवाल पैदा करता है ना। देखिए, इन सवाल की अलग निशानदेही करिए, इस पर अगर बात की जाए तो मुझे नहीं लगता उसको कहना चाहिए सियासत। अगर सियासतदान बात नहीं करेगा तो उस कुंबे की कौन बात करेगा, जिसका जो कफील था, जो वाहिद कमाने वाला था, और जिस बुजुर्ग का जो बेटा था, या किसकी अगर हिमुलेशन हुई तो वो कौन बात करेगा फिर? ठीक है, तो सियासतदान सवाल उठाएंगे। महबूबा मुफ्ती ने जैसे बात कही उस पर सियासी जो रिएक्शन आ रहे हैं, तो इसको सियासत का नाम ना दिया जाए। अब हसन मसूदी साहब ये कह रहे हैं। ब्रिगेडियर धीमान साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी सवाल के साथ, जहां से ना एक्शन इस वक्त एक्शन में नजर आ रही है पुंछ हमले के आतंकियों को ढूंढने के लिए, और जगह जगह हम ये देख रहे हैं कि तलाशी अभियान भी जारी है, जिसके बाद अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। और सियासत के हवाले से अब ये कहा जाने लगा है कि महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया है वो सेना के पक्ष में इस बयान नहीं है। बीजेपी इसे कह रही है कि उन्हें तय कर लेना चाहिए कि उन्हें हिंदुस्तान की वो हिमायती हैं या फिर पाकिस्तान की हिमायती हैं। तो इस तरह के बयानात के बीच जो इस वक्त जो जांच चल रही है, इस पर क्या कोई प्रभाव पड़ने की आशंका आप जताते हैं? और अगर कोई सियासी नेता इस तरह का बयान देता है तो उसका रुख किधर जाता है, बताइएगा। देखिए, आपको एक बात बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि जो मेरे काबिल दोस्त अभी उन्होंने बहुत बढ़िया आपको लेक्चर दिया, वो उसके बुजुर्ग का हवाला दिया, बच्चे का हवाला दिया, जिनका दिया, उनको ये क्यों नहीं समझ में आ रही कि ये सब चीजें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि उन लोगों ने उनको शेल्टर किया है। शेल्टरिंग की वजह से ही सारी के सारे अवाम जो है वो खतरे में है, नंबर एक। नंबर दो पॉइंट ये है कि जो ये लोग एंटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैं, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इनको क्यों दिए जाएं?
और जो फौज अगर अपनी तहकीकात कर रही है तो उसने पूरे के पूरे राजौरी पुंछ को बंडल अप नहीं किया है, सिर्फ 60 लोगों को शक के घेरे पे लिया है, उसमें से 40 को रिलीज कर दिया है। अब ये 20 लोगों के लिए जो पॉलिटिशियंस हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं, पता नहीं उनको क्या वोट्स मिल जाने इनसे। उनको ये क्यों नहीं समझ आती कल को ये हादसा आपके साथ भी हो सकता है। आप अगर एमपी हैं, पॉलिटिशियन हैं, आपके पास पुलिस की सिक्योरिटी है तो इसलिए आप सेफ हैं। कल को जो लोग बेचारे सिक्योरिटी के बिना हैं वो सेफ नहीं है। और आर्मी जब ऑपरेशन करती है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस करती हैं, तो थोड़ा बहुत घुन भी पिसता है, इतना आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उनको चाहिए कि अपनी स्ट्रैटेजी बदलें, काइनेटिक मींस बंद करें, एक्स्ट्रा ट्रूप्स बंद करें और इंटेलिजेंस को बढ़ाएं। इंटेलिजेंस को बढ़ा के इन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो पाकिस्तान के हैंडलर्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनको शेल्टर देते हैं और उनको एलिमिनेट करें बिना किसी बताए। जज साहब मेरे साथ बैठे हैं, उनको पता है पुलिस किसी को पकड़ती है तो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में लाना पड़ता है। और 99% आज तक जब से कश्मीर में इंसर्जेंसी शुरू हुई है लोग छूट जाते हैं और वापस आके फिर वही करते हैं। और मुल्ला उमर से बड़ा उदाहरण आपको कौन दे सकता है, जिसको उन्होंने छुड़ाया कोट बलवाल जेल में और आज वो पाकिस्तान में बैठ के सारे ऑपरेशन इंडिया में कर रहा है। तो जस्टिस मसूदी साहब प्लीज इसको भी ख्याल करिए, ये ऐसे भी होता है। तो इस तरीके से जो अब काम चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। जब ये काम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपने जो करना कर लीजिएगा। इस तरह की सियासत बंद कीजिए, अपनी रोटियां सेकनी बंद कीजिए। लोगों को समझ आ गई है कि ये सियासतदान जो है सिर्फ अपने वोट्स के लिए काम करते हैं। और ये जहां तक महबूबा मुफ्ती का सवाल है, मैं तो उनको पूछता हूं अगर ये बात है तो उनकी बेटी ने यहाँ पे एक जम्मू में नेशनल चैनल के समिट में आके ओपनली बोला कि हमें हमारी फौज हटाइए, फिर हम आपको दिखाते हैं कि कश्मीर में हम क्या कर सकते हैं। तो इस पर कोई किसी ने संज्ञान नहीं लिया। अभिजीत, ठीक है, ब्रिगेडियर धीमान साहब लौटेंगे आपके पास। अभिजीत जसोटिया साहब, महबूबा मुफ्ती के बयान पर हमलावर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। अगर कंसर्न वो जाहिर कर रही है कि लोगों को परेशान किया जा रहा है, और इस हवाले से अगर एनसी की प्रतिक्रिया की बात करें तो एनसी कह रही है कि जो गुनहगार या कसूरवार हैं उनके खिलाफ आप सख्त एक्शन लें। हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन सभी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी सख्ती से ये कह रही महबूबा मुफ्ती को कि आप पाकिस्तान के साथ है, हिंदुस्तान के साथ है, ये तय कर लीजिए। क्या ये इतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए? नहीं, मैं बता रहा हूं अगर एक्शन लेनी अभिजीत जसोटिया साहब से मेरे सवाल। ब्रिगेडियर साहब लौटूंगी मैं आपके पास, एक सेकंड। पूछताछ को अगर वो आप इनकन्वीनियंस कहेंगे तो फिर जस्टिस साहब बताएं। अभिजीत साहब, ब्रिगेडियर साहब का वॉल्यूम डाउन कर दीजिए प्लीज। हाँ, अभिजीत साहब। देखिए, मेरे देश का दुर्भाग्य क्या है? मेरे देश का दुर्भाग्य ये है कि जहां पर आज हमारे जवानों ने शहादत दी, हम 148 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए, वहां पर कुछ ऐसे बेईमान नेता भी हैं कि जिनके आंख से एक भी आंसू उन शहीदों के लिए नहीं निकला, ना उन परिवार वालों के, उनके परिवारों के लिए निकला, बल्कि आज भी वो अपने घड़ियाली आंसू कहीं बहा रहे हैं तो उन लोगों के लिए बहा रहे हैं जो कहीं ना कहीं कसूरवार थे इन शहादत के लिए। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि ऐसे लोगों को आज मैं बड़े भली भांति समझ सकता हूं कि मेरा देश 200 साल क्यों गुलाम रहा होगा, कौन जयचंद रहा होगा और कौन ऐसे लोग रहे होंगे जिसके कारण मेरे देश को गुलामी सहनी पड़ी होगी। और आज भी उन जयचंदों की, उन लोगों की कमी नहीं है कि इनके मुंह से एक भी लफ्ज इस पाकिस्तान के खिलाफ नहीं निकलता। आज तक मुझे बता दीजिए कोई एक ट्वीट, कोई एक चीज उन्होंने पाकिस्तान जो कि षड्यंत्रकारी मुल्क है जिसके कारण यहां पर हमारे को यह सब कुछ सहना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट युद्धों में 3 बार पाकिस्तान हमसे पिट चुका है और उसे पता है हिंदुस्तान का मुकाबला करना उनके लिए संभव है। इसीलिए वो टू ब्लीड इंडिया 2000 कट्स इस तरह की स्ट्रेटेजी खेलता है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि कुछ काली भेड़े यहां पर हैं जो अभी भी उनके सुर में सुर मिलाती हैं और अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उसके लिए हाय तौबा मचाती हैं, जबकि एक आंसू उनके लिए, इनके आंख से नहीं छलकता उन फौजी जवानों के लिए, उन परिवारों के लिए। इस तरह की दोगली नीति रखने वाले ये नेता हमारे देश में आज भी हैं। और मेरे देश का फिर भी बड़प्पन देखिए, ऐसे नेताओं को भी हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है, आज भी नेताओं को हम बर्दाश्त कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये कहना है कि इस तरह के नेता दोगले हैं। और जिस मेहमान का इंतजार था वो हमारे साथ जुड़ चुके वरिंदर सिंह सोनू साहब, जो कि पीडीपी के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है। आपका स्वागत करते हैं। हालांकि पहला रिएक्शन आप ही से लेना था, आप देरी से जुड़े। महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो बयान आया है, पुंछ में जो एक्शन इस वक्त चल रहा है, मकामी आबादी स्थानीयों से पूछताछ जारी है और कई संदिग्धों
को भी हिरासत में लिया गया। इस पर महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात कह डाली कि जो सुरक्षा बल हैं, सुरक्षा सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन्हें जांच का हक तो है, लेकिन पुंछ में लोगों को परेशान कर रही है सेना, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि चार जानिब से सियासी प्रतिक्रियाओं का सैलाब सा उमड़ पड़ा है। वरिंदर साहब, एक तरफ जहां पुंछ में जो आतंकी के मददगार थे उन्हें ढूंढ निकालने की सेना कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती का ये कहना कि सेना लोगों को परेशान कर रही है, ये कहां तक जायज है और क्या वाजिब है? ये जस्टिफाई किया जा सकता है इसे? देखिए ऐसे है कि जो बयान दिया गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई, उसको पूरा सुनना चाहिए। उसको सुनने के बाद पता चल सके उन्होंने कहा क्या है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन यहां बात कर रहे थे कि मुझे बताइए कि ये जो पुंछ अटैक हुआ जिसमें 5 हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो गए, तो सबसे पहले अगर किसी जम्मू कश्मीर के लीडर ने कंडेम किया तो वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो हमारी प्रेसिडेंट है मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा, उन्होंने कंडेम किया। सबसे पहले कंडेमेशन हमारी थी। हम तो जो सरकार से कहना चाहते हैं कि एक तरफ से आप ये कहते हैं हमने जम्मू कश्मीर के हालात ठीक कर दिए, और दूसरी तरफ से पिछले 4 सालों में से ऐसे मिलिटेंट अटैक जो हैं वो सुबह जम्मू में शुरू हो गए हैं। अभी ये जो पुंछ में हुआ, पुंछ में 5 जवान हमारे शहीद हो गए, तो उसके बाद से सेना की जो कार्रवाई हो रही है, मैं इससे पहले 4 अटैकों के आपके बारे में बता दूं। जो अल्फा गेट पे रजौरी मिलिटेंट अटैक हुआ जिसमें हमारे सिविलियन भी मारे गए और हमारे कुछ फौजी जवान भी उसमें शहीद हुए, तो आज तक उसकी धरपकड़ तो की नहीं जा सकी। उससे पहले जो डांगरी में इतना बड़ा वाकया हुआ, जो डांगरी में इतनी बड़ी किलिंग हो गई, जो हमारे सिविलियन को मौत के घाट उतारा गया, जो एक मिलिटेंट अटैक था, तो उस अटैक के बाद अगले दिन दोबारा वहां पे आईडी ब्लास्ट होता है। जो एसओपी उनको फॉलो, हम ये कहना चाहते हैं कि एक तरफ से सरकार ये कहती है कि हमने जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल ठीक कर दिए, यहां मिलिटेंसी खत्म कर दी, और दूसरी तरफ से ऐसी बातें हो रही है। और एक बात मैं और आप कहना चाहता हूं जी, अभी ये अभिजीत जसोटिया साहब कह रहे थे भाई आपका प्रेम होगा उस मुल्क के साथ, हमारा कोई नहीं है। आप रोज बयान देते हो, आपका स्लोगन था 56 इंच का सीना, आपका बदला, आपका कहना था एक के बदले 10 सिर लाएंगे। कब लाएंगे आप सर? मुझे बताइए पिछले 4 सालों से सवाए लच्छेदार भाषणों के आपने किया क्या है? आप चैनलों पर, सेना मेरी भी उतनी जितनी आपकी है, सेना का सब सम्मान करते हैं, सेना देश का गौरव है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं आपकी सरकार कहां है? कहां है आपकी नीति? आप तो जो लोगों के साथ वादे करके सत्ता में आए थे, आप इस तरह से हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं। मतलब मैं कहता हूं कि आप शहीदों के ऊपर सियासत कर रहे हैं। जो जवान शहीद हो गए हैं आप उसके ऊपर सियासत करना चाहते हैं। पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने तो जो पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए उनके तो भारतीय जनता पार्टी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन वरिंदर सिंह सोनू साहब, आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा सुना जाए। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा सुना और कुछ हिस्से हमने शुरुआत में दर्शकों के लिए, व्यूवर्स के लिए दिखाए हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, कंसर्न जाहिर किया है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर कोई सियासी लीडर सेना के एक्शन पर इस तरह की प्रतिक्रिया देता है तो उसका मैसेज, उसका पैगाम क्या जाएगा कि वो इस तरह के बयान दे रही हैं? जो कुछ हुआ है उसके बाद सेना का ये एक्शन देखा जा रहा है। अगर सेना लोगों को, आतंकियों के मददगारों को ढूंढ रही है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको तो यही तरीका अपनाना होगा ना। इस पर मैं जवाब आपसे चाहूंगी, लेकिन छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। करते हैं जेके लिस्ट प्राइम टाइम देख रहे हैं। आपके खास मेहमान मौजूद हैं। महबूबा मुफ्ती के बयान पर आज चर्चा हो रही है कि सेना को लेकर जो उन्होंने बयानात दिए हैं और इसके अलावा कंसर्न उन्होंने जाहिर किया है, और साथ ही साथ इंटेलिजेंस फेलियर पर और सिक्योरिटी फोर्सेस के लैप्स पर जो सवाल उठाए हैं उस पर बातचीत कर रहे हैं वरिंदर सिंह सोनू साहब। इसके साथ साथ कई खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त टीवी स्क्रीन पर बने हुए नजर आ रहे हैं। वरिंदर साहब, बात सिर्फ वहां तक नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर की हालत ग्वांतानामो से भी बदतर है। क्या वाकई में ऐसा जम्मू कश्मीर आपको दिख रहा है? देखिए ऐसे है कि मैं ये बात कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 4 सालों से, मैं ये कह रहा हूं, वैसे तो जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी पिछले 30 सालों से है। ये एक नासूर है जिसने जम्मू कश्मीर का बहुत नुकसान किया। हमारे बहुत सारे लीडरों को अपनी जान देनी पड़ी है, बहुत सारे सिविलियन और हमारे आर्मी फोर्सेस के जवान जिन्होंने इस देश के लिए रक्षा करते अपनी जानों को निछावर किया। लेकिन पिछले 3-4 सालों से आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में जो है वो मिलिटेंसी एक्टिविटी में बढ़ोतरी हो चुकी है। अब ये बात है कि सेना और पुलिस को और इंटेलिजेंस एजेंसियों को पूरा हक है, जो देश के खिलाफ है, जो देश के खिलाफ लोगों की मदद करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हम सब उनके साथ हैं।
हम सब अमन चाहते हैं, पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, इस मसले से निजात चाहते हैं। लेकिन यहां तक हम जम्मू कश्मीर के हालात की अगर बात करते हैं तो भाई एक बात तो क्लियर है सना जी कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी कार्रवाइयों की, मिलिटेंसी एक्टिविटीज में बढ़ोतरी हुई है। इस बात को मानिए, ये मैं नहीं कह रहा, इवन कि हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं, हमारे सभी लोग कहते हैं कि इसमें बढ़ोतरी हुई है। हमने इस मुसीबत के खिलाफ बिल्कुल लड़ना है। तो जो हालात हैं, अब जो लीडर, जो पॉलिटिकल लीडर हैं, हाँ। मैं कहता हूं कश्मीर में जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पीडीपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे और बहुत सवाल सारी मैं आपसे जमातें साथ ही हैं, करना चाहूंगी। उन्होंने- आतंकियों के मददगार मुआविन जो होते हैं, या जो स्थानीय लोग होते हैं जिन्होंने शेल्टर दिया, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, आखिर उन्हें ढूंढने के लिए तो सभी के बीच तो जाना पड़ेगा ना वरिंदर साहब, कैसे ढूंढ निकाला देखिए, जाएगा आप तो कह रहे हैं कि बिल्कुल सना जी, सुनिए, अगर कोई आदमी देश के खिलाफ इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको कोई रोक थोड़ी सकता है। जहां कोई आर्मी को या पुलिस को कह सकता है इसको पकड़िए, इसको छोड़ दीजिए, वो तो बात ही नहीं है ना। हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर जो दोषी है उसके खिलाफ डटकर कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोषियों को जिन ढूंढने लोगों के लिए, की इसमें हाथ है, जहां दोषियों साजिश को है, ढूंढने के लेकिन लिए हम- 10 लोगों में से लेकिन सबकी एक- जांच करनी होगी ना सर। मैं वही समझना चाहती हूँ आपसे कि बिल्कुल जांच की, देखिए जांच करने के लिए कोई महबूबा मुफ्ती जी की एनओसी तो चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं लोगों को परेशान किया जा रहा है, सेना परेशान कर रही है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हमारा ये कहना है कि इस सिलसिले में किसी गरीब या किसी ऐसे आदमी के साथ गलत ना हो जाए कि जो इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, और जो दूसरी बात इसमें जिनकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट ना हो है, उनके इसको खिलाफ भी कुछ करती है, ऐसा पहले ना भी हो करती है, जाए। आज भी करती है। जी ठीक है, ये कंसर्न जाहिर कर रहे हैं ब्रिगेडियर धीमान साहब। जब इस तरह की जांच और एक्शन होते हैं तो सेना की तरफ से भी कोशिश रहती होगी। आप सुरक्षा एक्सपर्ट हैं, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे इस हवाले से? ब्रिगेडियर साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, शायद आपने म्यूट कर रखा है। मैं पहले तो Yes, आपको yes, आ रही है। दर्शकों को और पैनलिस्ट को यह बता दूं, जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस आर्मी के होते हैं, ये एक एसओपीज के तहत होते हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। हम कहते हैं फाइटिंग द एनिमी विद वन हैंड टाइड बिहाइंड। इस तरीके से हमको लड़ाई लड़नी पड़ती है, पहली बात। उसके बाद क्या करते हैं कि जो सिविलियन आपका तंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहती है कि अगर 100 गुनहगार भी बच जाएं, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। उस एक निर्दोष को बचाने के लिए हमारे पास एक तंत्र है, जो यहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी इन्वायरमेंट में जो कि लड़ाई होती है एंटी कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के साथ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत देश के अगेंस्ट विरोध करता है, जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट विरोध करता है और जाता है और पाकिस्तान से मिलता है या काउंटर इंसर्जेंसी करता है, लोगों के खून से अपने हाथ रंगता है, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्यों लगने चाहिए? वो उसको भी उतनी ही सजा होनी चाहिए जितनी, जैसे महबूबा मुफ्ती जी ने बोला कि ग्वाटेमाला की जेल के खुखार लोगों को होती है, ये उनसे ज्यादा खुखार हैं क्योंकि ये इनोसेंट लोगों की जान लेते हैं। रिटायर्ड जस्टिस साहब भी मौजूद हैं, हसन मसूदी साहब। आईन और कानून की पासदारी रखी जाती है जब इस तरह, आप तो हमसे बेहतर समझ पाते होंगे हसन मसूदी साहब। जो बात ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि सेना जब इस तरह के एक्शन चलाती है इन तमाम चीजों को ध्यान में रखती होगी, फिर उसके बावजूद भी बतौर सियासी लीडर इस तरह कहना कि लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये आपको लगता नहीं कि गलत मैसेज जाएगा? एक सेकंड ब्रिगेडियर साहब, हसन साहब आपसे सवाल था मेरा। बट वो जो 5 ब्रिगेडियर साहब का ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। हाँ जी, देखिए सना जी, जो तहकीकात है, तहकीकात से कौन रोक रहा है? कोई ये नहीं कह रहा है ये तहकीकात ना कीजिए, बल्कि अगर कहीं पर हमारी खामियां रह गई है, नाकामियां हुई है, उनका भी आप देखिए, उनके बारे में मालूमात हासिल कीजिए और तहकीकात भी कि कौन इसमें मुलव्वस है, कौन इसके जिम्मेदार है, उस बात नहीं है। कहा यह जा रहा है कि आम लोगों को हरासा न किया जाए और अताब में सारी जो ये बस्तियां, क्योंकि ये पहले ही मैंने जैसे पहले आपसे गुजारिश की, ये इलाके पहले ही रहे फोरफ्रंट पर। दूसरी बात ये है, वो कैसे कोई ये नहीं कह रहा है तहकीकात तो होनी चाहिए, तहकीकात कौन कह रहा है कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन तहकीकात के साथ साथ जो बाकी आम लोग हैं उन आम लोगों के हुकूक का भी एहतराम कीजिए। देखिए अब क्या हुआ, कोई एक वाक़ा हुआ जिस वाक़े से ये सारा मामला उभर के सामने आ गया, तो वो क्यों हुआ?
और उसका क्या पस मंजर था, उसकी क्या वजूहत थी और किस माहौल में आया। एक दूसरी बात, आपने पहले एक और बात का भी जिक्र किया था, वो आपने G20 का जिक्र किया था। जी, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा है कि G20 से पहले नौजवानों को गिरफ्तार कर रही है। देखिए गौरव हासिल है, जैसे कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा अच्छा एक मोमेंट है सारे मुल्क के लिए, खुशी मनाने के लिए कि एक जो हम कहते हैं कि वर्ल्ड लीडर का एक रोल मिल रहा है। लेकिन उस वर्ल्ड लीडर का रोल जब किसी को मिल रहा है तो उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी होती हैं, एक ऑब्लिगेशंस भी होती है। अब जब ये बात हुई कि यहाँ पर जो शुरू हुआ है सिलसिला थाने पर नौजवानों को बुलाने का, देखिए उससे क्या तासर होता है, कितनी तलखियां बढ़ जाती है। थानों पर नौजवानों को एक जगह पर ये इतलात मौसूल हुई है, उनको बुलाना, उनकी असरना, उनको हिरासत में रखना, वो एक को नहीं बल्कि कई एक को एक इलाके में। तो देखिए इसका क्या ये देश के हित में है, क्या ये मुल्क के मफाद में है कि एक तलखियां हो, दूरियां हो। मुझे लगता है कि ये सही बात है कि आप कह रहे हैं कि G20 हो रहा है, इससे क्या होगी, इससे कामयाबी होगी और इससे एक वर्ल्ड लीडरशिप का एक रोल होगा, लेकिन साथ साथ में इसमें जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, ऑब्लिगेशंस बढ़ जाती है। वो फिर ऐसा रवैया होना है। जैसे देखिए 1,50,00,000 लोग हैं किसी एक असेंबली के बगैर 8 साल से, तो ये सवाल पूछे जाएंगे कि भाई ये असेंबली के बगैर, एक चुनी हुई सरकार के बगैर कैसे अफसरशाही चल रही है। और देखिए जो लोगों के मसाइल है वहीं के वही दर, कोई इंसाफ तक रसाई नहीं है। तो देखिए ये सारी जिम्मेदारियां जो है G20 का जो आप जो उसकी जो खुशियां मना रहे हैं, उसके साथ साथ ये जिम्मेदारियों का भी हमें एहसास करना है। और क्या जरूरत है थानों में नए सिरे से फिर नौजवानों को बुलाना। एक तरफ तो ये जैसे उन्होंने कहा, मेरे को पेनलिस्ट कहा, एक तरफ हम कह रहे हैं कि सारा नॉर्मल हुआ है, हर एक चीज है। कहते थे कि हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस बड़ा स्ट्रांग है, मुकामी लोगों के साथ से हमें इंतलात मिल रही है। सरकार की तरफ से जो बार बार कहा जाता है कि नॉर्मलसी आई है जम्मू कश्मीर में, तो विपक्षी पार्टियां जो हैं वो आईना दिखाते हुए नजर आती हैं कि जो नॉर्मलसी की बात हो रही है वो जमीनी हकीकत से बिल्कुल इतर है। वक्त की कमी, हसनैन साहब कई और बातें आपसे सुनते, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिंदर साहब आपका भी शुक्रिया, अभिजीत साहब आपका शुक्रिया और ब्रिगेडियर धीमान साहब आपका भी शुक्रिया इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए आज के इस डिबेट में इजाजत, फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए JKLH News 18 JKLH प्राइम टाइम में। बस इतना ही, नमस्कार।